जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटने लगे हैं। सभी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कसती नजर आ रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार में 2 दिन के दौरे पर भी रहे, जिसको लेकर प्रदेश की सियासी हलचल और तेज हो गई। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी चुनाव को लेकर अपना आगे की प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आज राजधानी दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दलित सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बिहार अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज उपस्थित हुए। इस बैठक में दलित सेना के दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों के अध्यक्ष उपस्थित हुए। सभी ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने अपने राज्यों में क्या काम किया और कैसे दलित सेना को आगे बढ़ा रहा है, इस पर विस्तार से संबोधित किया। इसी बीच बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार है। मेरी पार्टी और हमारे सभी पदाधिकारी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। इस बीच पारस ने 14 अप्रैल को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। बुधवार को राजधानी दिल्ली में दलित सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की अगुवाई में हुई। इस बीच बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ ही बाबा साहब की जयंती मनाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित सेना को अपनी पार्टी की रीढ़ बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि दलित सेना का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। शोषित, दलित, पिछड़े का जहां कहीं शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी तैयार खड़ी रहती है। इस दौरान जब उनसे भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि किस दल के साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए हम अपनी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। उसमें सहमति से फैसला लिया जाएगा। पशुपति पारस ने कहा कि इसकी हम 14 अप्रैल को घोषणा करेंगे। कुछ राज को राज रहने दीजिए। इस दौरान पारस वक्फ बिल संशोधन के विरोध में भी खड़े नजर आए। इस पर उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। सरकार जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाई है, हमारी पार्टी इसके विरोध में है। दलित सेना का गठन हुआ था और दलित सेना एक सामाजिक संगठन है। इसमें किसी भी जात धर्म के लोग जो दलित सेना के प्रति इच्छुक हैं, दलित सेना के नीति और सिद्धांत पर जो विश्वास करते हैं, वो सभी के सभी साथी हमारे दलित सेना के सदस्य हैं। और आज के मीटिंग में ये फैसला हुआ कि देश में सेकंड डॉक्टर अंबेडकर कहे जाने वाले पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी को भारत सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया है कि भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दूसरा प्रस्ताव हुआ है महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा दी जाए। तीसरा है SC, ST, OBC कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी बजट में 100% भागीदारी दी जाए। तीसरा है कि प्राइवेट संस्थान जो अभी अधिकांश विभाग जो है प्राइवेट हो रहा है, उसमें आरक्षण की सुविधा दी जाए। चौथा है भारतीय संविधान के विरोध करने वाले व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। और छठा है जातिगत जनगणना जल्द से जल्द करवाकर आरक्षण को तत्काल बढ़ाते हुए जनगणना के आधार पर जो हमारी संख्या है, जब भी संविधान बना था उस समय देश की जनसंख्या आबादी 40-45 करोड़ थी। आज 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है।
लेकिन आरक्षण की सुविधा जो मुझको दिया गया है उसी जनगणना के आधार पर दिया गया है। ये हमारी मांग है, दलित सेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव से मांग हम करते हैं भारत सरकार से कि जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे दलित समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, अक़लियत के साथी हों, कोई भी हो, जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी जनगणना उसके हिसाब से उसको आप आरक्षण दीजिए। और पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार हो, दलित की हत्या हो, दलित पर अत्याचार हो, तो वहाँ की सरकार से हमारी मांग है, उस स्टेट गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि जिस परिवार में जिस व्यक्ति की हत्या हो उस परिवार में जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस संबंध से मेरा एक और मांग है कि आज वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ है, भारत सरकार के द्वारा बिल पेश किया गया है। हमारी मांग है, हमारी पार्टी और प्लस दलित सेना का जॉइंट हम लोगों का डिमांड है कि जो हमारे अक़लियत के साथी हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और इस बिल का हमारी पार्टी और हम विरोध करते हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जब 2005 में हमारी पार्टी में 29 हमारा MLA हुआ था तो स्वर्गीय पासवान जी ने नारा दिया था किसी दलित को, किसी मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ, जिसके चलते हमारी पार्टी टूट गई। हम 29 से 10 बढ़ा गए, लेकिन सिद्धांत से पासवान जी ने समझौता नहीं किया। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हम लोगों ने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। आज भी हमारा डिमांड है, देखिए भारत है एक बगीचा है और बगीचा में सभी तरह का फूल खिलता है। भारत एक देश है जहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आदिवासी भी है, दलित भी है, महादलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं। सभी को भारत सरकार के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें सभी को जीने का अधिकार है। देश के किसी भी कोना में जाके आप बिजनेस कर सकते हो, देश के किसी भी कोना में जाके आप बरस सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं और राजा से रंग के बीच में कहीं भी भेदभाव नहीं है। एक वोट का अधिकार दलित को भी है, एक वोट का अधिकार अक़लियत साथी को भी है, एक वोट का अधिकार सभी लोगों के धर्म के लोगों को भी है। इसलिए हमारी पार्टी का डिमांड है, जो बिल आज पेश हुआ है लोकसभा में, इस बिल का हमारी पार्टी और हम लोग विरोध करते हैं। ठीक ना जी, धन्यवाद। ऐसा है, बिहार का जो हाल है वो बदहाल है। बिहार बीमार है। अब बिहार को जो है एक बीमारू सरकार चला रही है, एक बीमार व्यक्ति चला रहा है। बिहार में शराबबंदी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बिहार में कानून व्यवस्था, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारे के सारे ठप पड़े हैं। एक बीमार व्यक्ति बिहार को चला रहा है। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, हमारे नीतीश कुमार जी बीमार पड़ते हैं तो वो दिल्ली और लंदन जाके इलाज कराते हैं, डॉक्टर इलाज करता है। लेकिन ये जो बीमारू सरकार बिहार में चल रही है, इसका इलाज बिहार की जनता करेगी और जो आगामी चुनाव है इसमें अच्छे से दबा पानी करेगी। एनडीए ने फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाने का जो है वो किया है। क्या लगता है बिहार की जनता इस बार क्या करने वाली है? बिहार की जनता सीधा सवाल पूछ रही है। बिहार की जनता कह रही है कि भाई 20 साल हमने आपको दिया, 20 साल का वो हिसाब किताब मांग रही है। बिहार की जनता कह रही है कि 20 साल आपने राज किया, क्या 20 साल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुआ? 20 साल आपने राज किया, क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुआ? 20 साल आपने बिहार में राज किया, क्या बिहार में कानून व्यवस्था सुधरा? 20 साल आपने राज किया, क्या बिहार में कोई उद्योग लगा? 20 साल आपने राज किया, क्या बिहार के लोग जो पलायन करते हैं क्या आपने उनको रोका? 20 साल में ये जो हमारे बिहार के जो बच्चे जो बाहर कोटा में जाके पढ़ते हैं, बाहर दिल्ली में जाके पढ़ते हैं, क्या इन्होंने ये व्यवस्था किया कि दूसरे प्रांत के लोग हमारे बिहार में के पढ़ें? तो बिहार के जो जनता है, बिहार की जनता जो है अब वो 20 साल का हिसाब किताब मांग रही है। लेकिन जो गठबंधन साथी ये आज कह रहे हैं कि भाई हमें अगला 5 साल नीतीश कुमार जी को दीजिए, यही वो नीतीश कुमार जी हैं जो पिछले 2020 का जब चुनाव था
विधानसभा का चुनाव, उस पूरे चुनाव में वो जाकर ये कहते थे कि भाई हमारा आखिरी चुनाव है, हमें इस बार वोट दीजिए, हमारा आखिरी चुनाव है। तो वो कौन सा मुँह लेके इस बार बिहार चुनाव में जा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि अगला 5 साल आप हमें दें। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, जवाब देगी और दवा पानी का इंतजाम करेगी। जी, आप अध्यक्ष हैं बिहार के, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार पार्टी के, थोड़ा ये भी बता दीजिए, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है इस बार पार्टी आपकी? देखिए, हमारी पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा है, बिहार का विकास, बिहार की जनता का विकास। बिहार का जो बदहाली हो रखा है, बिहार जिस तरीके से पीछे जा रहा है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान देख लें आप, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वर्ताव आप देख लें, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सदन में जिस तरह से भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, दूसरे महिलाओं के लिए जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बिहार का स्वाभिमान है वो गिरता जा रहा है। पूरे देश विदेश में हमारे बिहार का मजाक बन चुका है। बिहार के नाम से लोग हंसते हैं, बिहार की अस्मिता खो गई है। बिहार में ना उद्योग है, ना वहाँ पे नौकरियाँ हैं, ना शिक्षा है, ना कानून व्यवस्था है। ये सब चीज़ों से बिहार की जो जनता है वो त्रस्त है। हमारी सरकार जब आएगी, हमारा जब वहाँ पे प्रतिनिधित्व आएगा, तो हम बिहार की जनता के लिए काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे, वहाँ के दलितों के लिए काम करेंगे, वहाँ पर अपनी अक़लियत के हमारे जो भाई हैं उनके लिए काम करेंगे। जो आज बैठक हुई है उसके अंदर अध्यक्ष जी का निर्णय था कि हर 3 महीने में एक मीटिंग होगी, हर स्टेट के अंदर होगी और उसकी इन्फॉर्मेशन हर स्टेट प्रेसिडेंट को मिलेगी, दी जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दलित सेना एक संगठन पूरे ऑल इंडिया के अंदर है, तो वो दलित सेना धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। अब उसको हम लोगों ने वन अप कर दिया है। तो अब आने वाला टाइम आप लोगों को ठीक लगेगा कि दलित सेना क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। हमारे पहली बार दलित सेना कार्यकारिणी की हमारी दिल्ली के 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर हुई और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी मुख्य रूप से इसमें रहे और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी पूर्व सांसद, उनकी अध्यक्षता में और हमारे जो दलित सेना के वरिष्ठ नेता हमारे जयलाल जी, उनके अध्यक्षता में ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई मुद्दों पर, महिला आरक्षण पे और बिहार के चुनाव पर कई मुद्दों पर इन्होंने कई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिए। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के अंदर हमारा 14 तारीख को जो चुनाव अपना सम्मेलन हो रहा है, बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो बिहार के अंदर बड़े उत्सव मनाया जाएगा और उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहना है कि उस दिन वो निर्णय लेंगे हमें किस ओर जाना है, किस रूप में हमें, किस रेखा पर हमें काम करना। नहीं, आज की जो बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, पूरे भारतवर्ष के अंदर में दलित सेना जो 83 में पासवान जी ने बनाया था, दलितों पे जो लगातार अत्याचार हो रहा था उसको लेकर के देश के अंदर में, और वो आवाज़ बने दलितों की और अक़लियतों की आवाज़ बने। उन्होंने ये रखा कि जो अक़लियत के साथ में और दलितों के साथ जो अत्याचार लगातार हो रहा है, इसको लेकर करके पूरे देश के अंदर में दलित अपने हक की लड़ाई के लिए जन जन तक पहुँचे और लड़े। और आज जो कार्यक्रम हुआ है वो दलित सेना का था। दलित सेना वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पासवान जी ने बनाया था 83 में। आज हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी दलित सेना के और प्रदेश के अध्यक्ष, उनको बुलाया गया था और समीक्षा एक बैठक थी कि आपके प्रदेश में आपका क्या, कहाँ तक आपने जिला स्तर पर अपने कमेटी को बना लिया, ब्लॉक अध्यक्ष तक बना लिया। इसकी एक समीक्षा बैठक थी। दूसरा, देश के अंदर में लगातार जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पूरे देश के अंदर में लगातार आप देख रहे होंगे, अभी बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर में हुआ, हर जगह पे हो रहा है। इसको लेकर करके ये कहा गया है कि आप उनकी आवाज़ बने, उन तक पहुंचने का काम करें, उनके दुख दर्द में शामिल हों और उनकी आवाज़ बने। वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है कि भाई वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, आप इसका एक लाइन की बात समझें, वो पूरे देश का कोई नेता और कोई मीडिया समझा नहीं पा रहा है। आपकी चीज़ आपको मैंने दान कर दी, उस पर अधिकार किसका है? किसका है? सरकार का कैसे हो जाएगा? नहीं, दान कर दी, इसका जिसको दान कर दी उसी का होगा ना। वक्फ का मतलब होता है दान करना। आपने किसी मठ में दान कर दिया, आपने किसी भी संस्था को दान कर दिया, किसी व्यक्ति को दान कर दिया, तो जब वक्फ कर दिया, वक्फ का मतलब दान, तो जब दान कर दिया वो चीज़ जिसकी है, उससे कैसे मालिकाना हक आप छीन लेंगे? लड़ाई बस इसी बात की है कि जो वक्फ किया हुआ चीज़ है, सरकार के द्वारा दी गई चीज़ नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक व्यक्ति ने अपने
LOL का मतलब अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने समाज को दान किया, तो वो चीज़ उसी की रहेगी। आप उसमें पहले ही जो है आज़ादी के बाद जो वक्फ बिल बना है उसमें आपको नहीं पता होगा एक टेक्निकल चीज़ कि हर स्टेट के अंदर में, हर ज़िले के अंदर में जो वक्फ कमेटी है उस पर वक्फ के चेयरमैन का कोई कानून नहीं लागू होता। वो वक्फ बिल जो है ना उसके अंदर में जो सरकार का जो IAS अफसर होता है, कमिश्नर, वो उसको चलाता है। भ्रमित किया जा रहा है देश के अंदर में कि वक्फ बिल जो है ये मुसलमान पार्टी समर्थन करती है, विरोध करती है? नहीं, हम विरोध करते हैं। वक्फ बिल का हम विरोध कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और शुरू से करते आ रहे हैं।